देखो एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियां पढ़ ही रहे थे, उनमें से अगली विधि पर चलते हैं। लिखा हुआ है ओपेनॉयर ऑक्सीकरण से। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ओपेनॉयर ऑक्सीकरण में उत्प्रेरक कौन सा यूज होता है, तो उस उत्प्रेरक को यहां लिख लेते हैं, CH3 का होल थ्राइज COAL, ये उत्प्रेरक आपको यूज करना है। अब अभिक्रिया को अगर स्टार्ट करेंगे तो बेटा अभिक्रिया को देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक प्राइमरी अल्कोहल ले लेना है और प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला होता है RCH2OH और इसकी अभिक्रिया करवानी है एक पदार्थ है जिसका नाम है क्विनोन। और क्विनोन का देखो फॉर्मूला डबल बॉन्ड के साथ O और यहां पर भी डबल बॉन्ड के साथ O और रिंग के अंदर जो है वो दो जगह पर डबल बॉन्ड क्विनोन, ये फॉर्मूला है। अब बेटा अगर आप प्राथमिक अल्कोहल की इससे अभिक्रिया करवाते हो क्विनोन से और उत्प्रेरक के रूप में आप रख लीजिए CH3 का होल थ्राइज COAL, ट्राई मेथाइल कोबाल्ट एल्यूमिनेट, ऐसे आप इसको पढ़ सकते हो, ट्राई मेथाइल कोबाल्ट एल्यूमिनेट। और अभिक्रिया करवाओगे बेटा देखो बिल्कुल आसान है, एक H ये वाला और एक H ये वाला, दोनों जगह से H जो है एक H निकल के इस O के साथ जुड़ जाएगा, एक H निकल कर इस O के साथ जुड़ जाएगा। तो जो दूसरा पदार्थ बनेगा पहले उसको लिखते हैं। देखो अगर बेटा एक H निकलकर इस O के साथ जुड़ेगा तो यहां बनेगा OH, अगर एक H यहां आके जुड़ेगा तो यहां पर भी बनेगा OH और बन जाएगा अंदर बेंजीन रिंग, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो टूटेंगे ये अंदर जाके डबल बॉन्ड को अल्टरनेट कर देंगे और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की वजह से मैंने यहां बेंजीन रिंग बना रखा है। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्विनॉल। नाम यह था क्विनोन से क्विनॉल में चेंज हो गया। अभी देखते हैं मेरे पास क्या बचता है, तो मेरे पास बचता है R सिंगल बॉन्ड C और जरा ध्यान से देखो दो H थे तो एक H तो चला गया था तो H बचा और O बचा, क्योंकि ये वाला जो H है ये तो अभिक्रिया कर लेता है इस O से। तो अगर आपसे कहे कि आप एल्डिहाइड का निर्माण करिए ओपेनॉयर ऑक्सीकरण से, तो आप ओपेनॉयर ऑक्सीकरण के लिए प्राथमिक अल्कोहल को लोगे और क्विनोन से अभिक्रिया करवाओगे और उसे एल्डिहाइड में चेंज करोगे। लेकिन अगर बेटा इसी प्राथमिक अल्कोहल के स्थान पर अगर आप किसी द्वितीयक अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैं एक द्वितीयक अल्कोहल लिख लेता हूं RCHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और इस पर अभिक्रिया करवाते हैं क्विनोन की। तो देखो क्विनोन की अभिक्रिया डबल बॉन्ड के साथ O और यहां भी डबल बॉन्ड के साथ O। बेटा अभिक्रिया का तरीका फिर से वही है, ये H दोनों इस O के साथ क्या हो जाएंगे, आके जुड़ जाएंगे, एक H इस O के साथ एक H इस O के साथ। तीर के निशान के ऊपर फॉर्मूले लिख दीजिए CH3 का होल थ्राइज COAL, ट्राई मेथाइल कोबाल्ट एल्यूमिनेट। सबसे पहला सेकेंडरी कंपाउंड बनाएंगे। तो बेटा अगर ये H इस O के साथ जुड़ेगा तो OH, एक H इस O के साथ जुड़ेगा तो OH, अर्थात बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर दोनों ओर OH। और बेटा इसका नाम तो पहले भी लिख चुके हैं क्विनॉल, तो बार बार इसका नाम नहीं लिखते हैं, केवल अभिक्रिया में देखते हैं मेरे पास बचता क्या। देखो H निकल ही गया तो बचा R C R और साथ में बचा O, तो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R और डबल बॉन्ड के साथ O। अच्छा अभी कहोगे सर ये डबल बॉन्ड क्यों लगा दिया, बेटा देखो ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड के साथ जुड़ता ही है। एक बॉन्ड O का ये देख था और दूसरा O का बॉन्ड था किसके साथ, H, दोनों ही बॉन्ड टूटे इसलिए उसने C के साथ कौन सा बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से उसने डबल बॉन्ड का निर्माण किया। तो अगर आपसे ओपेनॉयर ऑक्सीकरण के द्वारा अगर आपसे कहेगा एल्डिहाइड या कीटोन बनाइए तो आप इस बात को बना करके आओगे। देखो इसमें से एक इंपॉर्टेंट बात है उसको भी लिख लेते हैं, क्या, प्राइमरी जो एल्कोहल होते हैं
वो ओपेनॉयर ऑक्सीकरण से, अर्थात जब उनका ओपेनॉयर ऑक्सीकरण कराया जाता है तो बेटा ऑक्सीकरण से बेटा वो बनाते हैं एल्डिहाइड। और एक बात यहां लिख सकते हैं कि जो सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं वे ओपेनॉयर ऑक्सीकरण से ओपेनॉयर ऑक्सीकरण से बनाते हैं कीटोन। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना। वैसे अभी तक अभिक्रिया में जितने भी ये हुई हैं प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड को बनाता रहा है और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता था वो बनाता था कीटोन को। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। एक और है अभिक्रिया जिसके द्वारा आप एल्डिहाइड या कीटोन को बना सकते हैं। तो अगली अभिक्रिया को मैं हेडिंग बना देता हूं, कहता है ओजोनीकरण। ओजोनीकरण अपघटन से। ओजोनीकरण अपघटन से। देखो अभिक्रिया को कभी कभी तो इतना भी पूछ लेता है, केवल कहता है ओजोनीकरण अभिक्रिया क्या है, और कभी कभी पूरा पूछता है कि ओजोनीकरण अपघटन किसको कहते हैं। तो ओजोनीकरण अपघटन या ओजोनीकरण को करवाने के लिए देखो ध्यान रखो सबसे पहले दो चार बातें। सबसे पहले मैं ले लूंगा एथिलीन गैस। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि ओजोनीकरण अपघटन जब भी होता है तो ये ओजोनीकरण अपघटन हमेशा किसी ना किसी एल्कीन पर ही संपन्न होता है। एल्कीन का मतलब जानते हो ना, डबल बॉन्ड वाला कार्बनिक यौगिक। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा और नीचे से बनाते हैं। देखो तो मैंने सबसे पहली बार जो एल्कीन लिया है वो 2 कार्बन वाला है, और इस पर बेटा मैं ओजोनीकरण करवाने के लिए सबसे पहले इसकी अभिक्रिया करवाऊंगा ओजोन से। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, जब भी कोई पदार्थ ओजोन से अभिक्रिया कर लेता है या एल्कीन जब ओजोन से अभिक्रिया करता है, इस घटना को कहते हैं ओजोनीकरण। और ओजोनीकरण होता भी कैसे है, ओजोन इस डबल बॉन्ड को आकर ब्रेक कर देगा। और देखो ब्रेक कैसे करेगा, अगर ब्रेक कर देगा तो CH2 बचा लेफ्ट वाला, CH2 बचा राइट में। ऑक्सीजन 3 थे, एक ऑक्सीजन मैंने पहले वाले को दिया और एक ऑक्सीजन दे दिया मैंने दूसरे वाले को। अगर बॉन्ड के टूटने से दोनों कार्बन का नुकसान हुआ है तो देखो बॉन्ड तो 2 टूटे हैं, आपने एक ऑक्सीजन इसको दिया, इसके एक बॉन्ड की कमी क्या हो गई पूरी, इसको ऑक्सीजन मिल गया, उसके एक बॉन्ड की कमी पूरी हो गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात है बॉन्ड टूटे कितने थे, 2, तो अभी भी एक बॉन्ड की कमी रह जाती है। तो जो बचा हुआ तीसरा ऑक्सीजन है वो इन दोनों के साथ जुड़ जाएगा। कोई पूछता है इसको क्या कहते हैं, तो बेटा ध्यान देना, या तो आप इसको कह सकते हो ओजोनाइड कंपाउंड है, या तो आप इसको बोल सकते हो कि ये एथिलीन पर ओजोन की अभिक्रिया से बनाया गया है, इसलिए आप इसको बोल सकते हो ये एथीन ओजोनाइड है। तो एथीन ओजोनाइड या ओजोनाइड भी आप इसको कह देते हैं, बिल्कुल सही चलता। लेकिन अभी क्या है कि अभी तो ना तो आपने एल्डिहाइड बनाया है ना तो कीटोन बनाया है, तो आपको एक काम करना होगा, अभी इस पर और भी अभिक्रिया करवानी है जिंक की उपस्थिति में जल से। अच्छा, जिंक की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया होती है, देखो कैसे। जैसे जिंक की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया होगी, जल इस ऑक्सीजन को लेकर अलग हो जाएगा। सोचो जल अगर इस ऑक्सीजन को लेकर अलग हो जाएगा तो पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा H2O2। अभी मैं देखता हूं मेरे पास क्या अवस्था है, पदार्थ इस प्रकार से 2 भागों में ब्रेक हो जाएगा। अब 2 भागों में ब्रेक होगा तो जो O था वो तो H2 के साथ चला गया, H2O2। मैं देखता हूं मेरे पास इधर क्या अवस्था है, CH2O, और तुम्हें याद होगा CH2O को हम लिख सकते थे HCHO। अच्छा, इस लाइन के उधर भी तो यही बच रहा है, इसका मतलब है बनकर तैयार हो रहा है 2HCHO, और इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड।
एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं। अभी भी ओजोनीकरण अपघटन की कुछ भी अभिक्रियाएं बाकी रह गई हैं, जैसे अभी मैंने एथिलीन पे कराया है। अभी एक और काम करेंगे कि प्रोपीन पर करवा के देखेंगे, तो इसको जल्दी से नोट करो। फिर ओजोनीकरण अपघटन पढ़ रहे थे, इसमें से और भी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। रीजन है ओजोनीय अपघटन की बहुत सारी अभिक्रियाएं अपने आप पूछी जाती हैं। इस बार मैंने फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल रखा है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये भी एक प्रकार का एल्कीन है। अगर इसका नाम देखें तो बेटा इसका नाम है प्रोपीन। एल्कीन है, इस पर भी ओजोन की अभिक्रिया करवाएंगे। ओजोन की अभिक्रिया O3। अच्छा ये बात तो जानते हो, ओजोन जाकर इसके डबल बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा, समाप्त करेगा। बचेगा पदार्थ दो भागों में, CH3 CH, और ये टूटने के बाद CH2 तो हो गया अलग। एक ऑक्सीजन पहले वाले कार्बन को, एक ऑक्सीजन दूसरे वाले को। ऑक्सीजन भी ऐसा मिलेगा जिसके बॉन्ड टूटेंगे उन्हीं को ऑक्सीजन मिलेगा। इस CH3 का कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा था, इसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। जो तीसरा ऑक्सीजन है इन दोनों के साथ मिला देना है, और लास्ट में आपको अभिक्रिया करवानी है Zn प्लस H2O से। अच्छा H2O जो है वो O से अभिक्रिया करके बना लेगा H2O2। आप चाहो तो तीर के निशान के नीचे लिख सकते हो। बाकी का पदार्थ जो है वो दो भागों में डिवाइड होगा। अच्छा पहला भाग क्या लगता है, CH3 CHO। तो पहला पदार्थ तो बनेगा CH3 CHO, और बेटा दूसरा पदार्थ CH2O बनेगा। इसको लिख सकते हैं HCHO। पूछेगा इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड, या एथेनल भी इसको कहते हैं, एथेनल। और इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल। थोड़ा सा याद ये रखना, अगर आपसे कभी ऐसा अभिक्रिया पूछ ले कि किसी एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड दोनों का निर्माण करिए, फिर आपको यही अभिक्रिया लिख करके आनी है। एक और अभिक्रिया इसमें से और जोड़ेंगे। मैंने पहले ही बता रखा है कि ऐसी अभिक्रियाएं डिमांड में काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, पूछी काफ़ी ज़्यादा जाती हैं। तो मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इसका नाम देखोगे तो बेटा इसका नाम है ब्यूट 2इन। 2इन इसलिए क्योंकि दो कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा है। अच्छा इसमें स्थान भी बताना जरूरी है। रीजन है कि आप डबल बॉन्ड के स्थान को चेंज कर सकते हो, 2 इन से 1 इन भी बना सकते हो, इसलिए स्थान बताना जरूरी है। बेटा अभिक्रिया करवाएंगे ओजोन की, तो ओजोन की अभिक्रिया करवाएंगे तो सबसे पहले बॉन्ड डबल वाला टूटेगा। यहां बचेगा CH3 CH CH3 CH। अब जो डबल बॉन्ड था मैंने ब्रेक कर दिया। अब एटम्स को ऑक्सीजन कैसे मिलेंगे कि जिनका डबल बॉन्ड टूटा है उनको तो एक एक ऑक्सीजन, और इसके बाद बाकी भी इसी में से बॉन्ड कम है तो इन दोनों को एक ऑक्सीजन। अभिक्रिया फिर वही होगी लास्ट में कि Zn की प्रेजेंस में आपने इसको जल के साथ मिलाया। H2O ऑक्सीजन को लेके अलग हो जाएगा तो बना डालेगा H2O2। बेटा अगर पदार्थ को दो भागों में तोड़ दिया जाए फिर से, तो बेटा पहले भाग में बनकर तैयार होगा CH3 CHO, और दूसरे भाग में भी देखो यही पदार्थ तो बनकर तैयार हो रहा है CH3 CHO। तो दो मॉलिक्यूल आपको तैयार होगा, बनकर मिलेगा CH3 CHO, जिसको आप या तो एथेनल बोल सकते हो या तो आप एसीटैल्डिहाइड बोल सकते हो। इसका एसीटैल्डिहाइड वाला नाम भी बहुत फेमस है। तो अगर आपसे ओजोनीकरण और अपघटन की बात करता है, आप ये अभिक्रियाएं लिख करके दिखाओगे। ध्यान देने वाली बात है, जब एल्कीन पर ओजोन की अभिक्रिया हुई और फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, इस घटना को ओजोनीकरण कहते हैं। और फिर आपने उसी पदार्थ को जल में घोलकर कितने भागों में तोड़ दिया, दो भागों में। इस घटना को अपघटन कहते हैं, और टोटल मिलाकर बनता है ओजोनीकरण अपघटन। लास्ट में एक रिएक्शन आती है, कभी कभी डिमांड में रहती है, क्या ओजोनीकरण अपघटन द्वारा आप कीटोन का निर्माण कर सकते हो कि केवल और केवल एल्डिहाइड बना सकते हो? तो एक अभिक्रिया कीटोन के लिए भी है, वो थोड़ी सी इनसे अलग देखने में, लेकिन प्रोसीजर लगभग सिमिलर। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा अगर इसको देखोगे ये भी तो डबल बॉन्ड वाला कार्बनिक यौगिक है,
इसका मतलब ये भी एल्कीन है। और एल्कीन पर अगर ओजोन की आप अभिक्रिया करवाओगे तो आपको ये बात तो अब पहले से कंफर्म हो रखी है, क्या ओजोन तोड़ेगा कौन से बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को। तो तोड़ देते हैं, देखो डबल बॉन्ड को ऐसे, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और डबल बॉन्ड जो था वो ब्रेक हो गया, C के बाद CH3, फिर से यहां CH3। और बेटा अगर डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है दोनों के बीच का, तो एक ऑक्सीजन पहले वाले को और दूसरा ऑक्सीजन दूसरे वाले को, तीसरा ऑक्सीजन जानते हो कहां मिलेगा? दोनों को मिला करके। और अब अगर इसकी अभिक्रिया हम करवा दें जिंक H2O से, तो बेटा पदार्थ दो भागों में टूट जाएगा। पदार्थ अगर दो भागों में टूटेगा तो बचा हुआ O ले जाएगा H2O, बनाकर तैयार करेगा H2O2। और मैं क्या देखता हूं, मेरे पास क्या बचता है? CH3CO और फिर से CH3। और उधर भी चलते हैं तो क्या लिखा है? CH3CO CH3। तो कुल मिला के आपको मिल रहा है CH3CO CH3। इसके तो कई नाम हैं, एक तो सबसे पहला जो फेमस नाम है एसीटोन, और दूसरा इसका एक और नाम है प्रोपेनोन। तो आप इसका वैसे तो मैं क्या बोलता हूं कि प्रोपेनोन भी याद रखो, लेकिन फेमस नाम को ज्यादा ध्यान रखो, एसीटोन। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड या कीटोन बनाए जाते हैं। अगर आपसे कह देता है ओजोनीकरण अपघटन द्वारा बनाकर तैयार करिए, आपने ऐसी 4 या 5 अभिक्रियाओं, 4 अभिक्रियाओं को पढ़ा है। एक काम कर लेते हैं, इसको नोट करते हैं, अगली विधियों पर चलते हैं। क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। ऐसा कुछ है कि 12-14 विधियां हैं जिनसे आप एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हो। तो एल्डिहाइड और कीटोन, हालांकि ये विधि कहोगे कि दोबारा नहीं मिलेगी, मिलेगी पढ़ने को। क्या है, यहां से अगर पूरी विधियों को पढ़ लेंगे तो दोबारा जब पढ़ने को मिलेगा तो रिवीजन भी हो जाएगा। लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण से। अब जरा इस बात को पहले देखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण होता कैसे या बनता कैसे। तो बेटा नॉर्मली कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है RCOOH, और हमको उसकी अभिक्रिया किससे करवानी है? कैल्शियम से। भाई अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम लवण चाहिए तो आपके पास 2 चीजें तो बिल्कुल होनी चाहिए, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा कैल्शियम लवण। तो कैल्शियम का मैं कोई भी लवण ले लेता हूं या कुछ भी, मैंने केवल कैल्शियम को भी ले रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर आप चाहते हो कि सर जी कैल्शियम लवण बनाना था तो एसिड के साथ आप बेस ले लो, लवण बन जाएगा अपने आप। भाई लवण को बनाने का तरीका क्या था कि एसिड लेते थे, बेस लेते थे, दोनों को आपस में मिलाते थे। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता था या बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता था और बन जाता था लवण। तो अगर मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा बनाए गए कैल्शियम लवण को पढ़ना है तो मैं एसिड में से कार्बोक्सिलिक अम्ल के कोई भी क्षार मिला दूंगा, लवण बनकर तैयार हो जाएगा। अभी जल्दी से ध्यान देते हैं बेटा, यहां पर RCOO पर होता है निगेटिव चार्ज और H पर होता है पॉजिटिव चार्ज, Ca पर होता है, अगर ध्यान दिया होगा, डबल पॉजिटिव चार्ज। एक OH पर एक निगेटिव चार्ज, तो 2 OH पर निगेटिव चार्ज की संख्या 2। तो मैंने 2 लगा भी रखी है। अभी तुमको क्या लगता है इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा? लेकिन क्या अकेला एक RCOO Ca के साथ कनेक्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक निगेटिव चार्ज है RCOO पर और 2 पॉजिटिव चार्ज है कैल्शियम पर। तो हमको 2 निगेटिव चार्ज भी बनाना पड़ेगा, और जब ये दोनों निगेटिव चार्ज हो जाएंगे, 2 निगेटिव चार्ज बना लेंगे, तो ये कैल्शियम के डबल पॉजिटिव चार्ज आयन के साथ जुड़ जाएंगे। अगर आप सोचो कि डबल पॉजिटिव चार्ज वाला सिंगल नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़े, ऐसा संभव नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई, कैल्शियम को भूख थी 2 इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन उसको मिला केवल कितना इलेक्ट्रॉन? एक। तो इस प्रकार से अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। डबल निगेटिव चार्ज ही डबल पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्ट हो सकता है। अब जानते हो OH कितने हैं? 2। तो H भी कितने उसको मिल रहे हैं? 2। तो 2H 2H के साथ मिलकर बनाएगा 2H2O। तो एक बात तो कंफर्म है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कैल्शियम के साथ अकेला नहीं जुड़ सकता है, बल्कि उसके 2 मॉलिक्यूल तो चाहिए ही चाहिए। तो अब मैं देखो कुछ फॉर्मूले लिखता हूं। सबसे पहले मैं फॉर्मिक एसिड से कैल्शियम लवण को बनाकर तैयार करता हूं।
तो फॉर्मिक एसिड से बनाएंगे तो फॉर्मिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 2, और वो दोनों किससे जुड़ जाएंगे? कैल्शियम से। बन गया फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम लवण। बेटा अगर आप इसको गर्म करते हो तो गर्म करने का तरीका याद रखिएगा। इसमें से बेटा ये वाला पार्ट गर्म होने पर टूटकर अलग हो जाता है। अब ये वाला पार्ट अगर टूटकर अलग हो जाए तो CaCO3 अर्थात बनकर तैयार होगा CaCO3। और इसके बाद में देखता हूं मेरे पास बचता क्या है, तो बेटा मेरे पास बचता है HCHO अर्थात बनकर तैयार होता है फॉर्मेल्डिहाइड। नहीं समझ पा रहे हो ना? आ जाएगा ये वाला। अभी एक और देखो यहां लिख लेते हैं, ये दूसरी अभिक्रिया समीकरण। अब इस बार मैंने फॉर्मिक अम्ल को छोड़कर एक दूसरा एसिड ले रखा है, एसीटिक अम्ल CH3COO का होल ट्वाइस Ca। कहेगा इससे कैसे बना सकते हो? बेटा इसको भी गर्म करोगे, या गर्म करना ना लिखना चाहो तो लिख दो आसवन। आसवन का मतलब जानते हो ना क्या होता है? देखो कभी इसको भी सुन लिया करो, आसवन का अर्थ है क्या, क्योंकि कई जगह पर आपने इस घटना को लिख रखा देखा है आसवन, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोगों के दिमाग में ये बात जाती नहीं कि आसवन का अर्थ क्या है। देखो ऐसा कुछ समझते हैं, अगर आपके पास कोई द्रव पदार्थ है और उस द्रव पदार्थ को आप गर्म करते हो, तो जब किसी द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है द्रव पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और जिससे द्रव का अणु द्रव की सतह को पार करके वाष्पित होने लगता है। अगर द्रव का अणु वाष्पित होने लगा है, इस घटना को कहते हैं वाष्पन। लेकिन यह वाष्पित हुआ अणु बहुत देर तक ऊपर नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है? कम भी होता है। अगर कोई भी द्रव का अणु गर्म होने पर उसकी एनर्जी बढ़ गई है, तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाएगा धीरे धीरे उसकी एनर्जी कैसी होने लगेगी? कम। और जब उसकी एनर्जी कम होने लगेगी तो गैस के रूप में बदला हुआ वो अणु या वाष्प के रूप में बदला हुआ वो अणु फिर से वो द्रव के रूप में बदल जाएगा। तो मतलब पहले प्रक्रिया कौन सी हुई? वाष्पन। और वाष्पन के बाद जब वाष्प का वो पार्टिकल फिर ठंडा हुआ तो द्रव के रूप में दोबारा से बदलने लगा। इस घटना को जानते हो क्या कहते हैं? संघनन। और जब दोनों काम एक साथ होने लगे तो इस घटना को कहते हैं आसवन। तो आसवन का अर्थ होता है वाष्पन और संघनन, दोनों ही कार्य एक साथ हो रहे हैं। ऐसी घटना को आप कहते हो आसवन। तो अगर ऐसे तीर के निशान के ऊपर या नीचे आप आसवन भी लिख सकते हो। और बेटा तरीका सेम देखो वैसा ही है कि ऊपर का एक ऑक्सीजन ये कैल्शियम के साथ अलग हो जाएगा, तो पहला पदार्थ CaCO3। अच्छा दूसरा यहां क्या बनकर तैयार होता है? CH3 और ऊपर ध्यान से देखो क्या बच रहा है? CO और फिर नीचे क्या बच रहा है? CH3। तो इस दौरान बनकर तैयार होता है एसीटोन। तो क्या इस बात को समझ पाओगे? अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। एक और विधि है जिससे आप एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हो। तो अगली हेडिंग को भी लिख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपघटन से। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपघटन से। अब इस बार आपको अपघटन कराना है किसी न किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस बार आपको साल्ट लेना ही नहीं है, आपको केवल एसिड को ले लेना है और अपघटन का मतलब उसे गर्म करते हुए एक से अधिक भागों में ब्रेक कर देना है। तो जल्दी से अभिक्रिया को अगर स्टार्ट करें भैया, तो पहला ही एसिड है HCOOH। आप इसके 2 मोल को लेकर अभिक्रिया को संपन्न करवाइए। इसको गर्म करोगे वो भी MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के चूर्ण की उपस्थिति में। बेटा गर्म करोगे देखो कौन सा पार्ट इससे टूटकर अलग हो जाएगा? तो बेटा ये वाला भाग देखो टूटकर अलग हो जाएगा। ये वाला भाग टूटकर अलग हो, देखो भाग जो टूटकर अलग हुआ इसका नाम क्या है?
और O2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है H2CO3 अलग होगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कभी भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान बना हुआ पदार्थ H2CO3 कभी नहीं लिखा जाता है। अगर किसी अभिक्रिया में H2CO3 का निर्माण भी हो रहा है तो आपको उसकी जगह पर लिख कर आना है H2O प्लस CO2। अच्छा, H2CO3 होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का जल में बना हुआ घोल। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में घुलनशीलता होती है बहुत ही कम, तो अगर बाय चांस आपने किसी माध्यम से, कौन कौन से माध्यम से, या तो गैस को ठंडा करके या तो गैस पर दाब को बढ़ा करके आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जल के अंदर घोल भी दिया तो बनकर तैयार होगा H2CO3। लेकिन जैसे ही प्रेशर का इफेक्ट हटेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट हटेगा, CO2 गैस तुरंत जल से कैसी हो जाएगी? अलग। और ज्यादातर रासायनिक अभिक्रियाएं तभी संपन्न होती है जब उन्हें क्या किया जाता है? गर्म। तो गर्म होने पर वैसे भी जो जल में CO2 गैस घुली है वो जल से कहां हो जाने वाली है? अलग। क्योंकि जल में घुली हुई CO2 गैस जल से अलग हो जाएगी, आप H2CO3 नहीं लिखोगे। आप इस बात को बताओगे कि जो CO2 गैस जल में घुली भी थी वो जल से क्या हो गई है? अलग। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कभी भी बने हुए पदार्थों में H2CO3 तो लिखा ही नहीं जाता। और भी कुछ ऐसे अवयव हैं जिनको नहीं लिखा जाता है। जैसे एक और पदार्थ नहीं लिखते हैं NH4OH। अगर अभिक्रिया में NH4OH भी बनकर तैयार होता है आप उसको भी नहीं लिखते हो, तो उसको क्या लिखते हो? NH3 प्लस H2O। H2CO3 का भी यूज है तो उस पर अभिक्रिया देखेंगे। तो बनकर तैयार तो H2CO3 अलग हुआ था, लेकिन बेटा हम इसको लिखेंगे H2O प्लस CO2। और मैं क्या देखता हूं, मेरे पास क्या बचता? HCHO अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड। एक तो ये अभिक्रिया हो गई। एक अभिक्रिया देखो और ले लेते हैं, HCOOH। इस बार फॉर्मिक एसिड के साथ थोड़ा सा खतरनाक एसिड ले लिया है, CH3COOH। उत्प्रेरक को बार बार नहीं तैयार रखना है, एक ही बार अभिक्रिया में जो पड़ेगा वही उत्प्रेरक सारी अभिक्रियाओं के लिए उस रेंज में वही लगेगा। तरीका बेटा फिर से वही रहना है। देखो ऊपर का OH नीचे का COOH, ऊपर से OH और नीचे से COOH को अगर लेकर अलग करोगे तो फिर वही H2CO3 वाला पार्ट अलग हो रहा है। और आपको पता है H2CO3 तो लिखना ही नहीं था, क्योंकि उसको तो लिखना था H2O और CO2 के रूप में। अब मेरे पास बचता क्या? देखो नीचे CH3 CHO, CH3 CHO। क्या इसको क्या कहते हैं? एसीटैल्डिहाइड। ये भी ध्यान रखना, हम बार बार एसीटैल्डिहाइड का नाम इसलिए लिख रहे हैं, फेमस यौगिकों में से एक है ये एसीटैल्डिहाइड। अभी एक अभिक्रिया और भी लिखी जा सकती है। देखो पहली बार दोनों अणु फॉर्मिक एसिड के, दूसरी बार फॉर्मिक एसिड का एक अणु रहा, एसिटिक एसिड का दूसरा अणु हो गया। और इस बार मैं क्या करूंगा? दोनों ही अणु एसिटिक एसिड के लेकर सॉल्व करेंगे। CH3COOH, CH3COOH। और अभिक्रिया के दौरान रखेंगे MnO2 को। और बेटा गर्म करने पर अभी भी नियम नहीं बदलेगा। अगर आपने ऊपर की दो रासायनिक अभिक्रियाओं को सॉल्व कर रखा है तो इस अभिक्रिया को सॉल्व करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बेटा ये पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे और इतना का तो निर्माण करेंगे ही करेंगे, H2O प्लस CO2। बनकर क्या तैयार होगा? CH3COCH3, अर्थात इस बार एसीटोन बनेगा। थोड़ा सा इसको जगह कम मिल रही है। CH3COCH3। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मिक एसिड अगर कभी भी रहा इस प्रक्रिया में तो बनेगा एल्डिहाइड। तो और एसिटिक एसिड के टोटली मिल जाने पर एसीटोन का निर्माण होता है। तो मैं यहां पर देखो एक बात भी लिख दूंगा, क्या लिखेंगे कि इस
अभिक्रिया में फॉर्मिक अम्ल, इस अभिक्रिया में अगर फॉर्मिक अम्ल का यूज किया जाए, फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग करने पर एल्डिहाइडों का निर्माण होता है। एल्डिहाइडों का निर्माण होता है। एल्डिहाइडों का निर्माण होता है। तो अगर आप इस रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी फॉर्मिक एसिड का यूज करोगे तो केवल फिर उस समय एल्डिहाइड बनेंगे। हाँ, कीटोन कब बनेंगे? जब फॉर्मिक अम्ल यूज में नहीं आएगा। अगर आपने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इस प्रकार से फॉर्मिक एसिड को यूज किया है, वो एल्डिहाइड ही बनाएगा। तो फॉर्मिक एसिड बनाता है एल्डिहाइड को, जबकि इसको छोड़कर जो अदर एसिड हैं वो बनाते हैं कीटोन को। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। फिर क्या इसको जानते हो क्या? जैम डाई हैलाइड का अर्थ, जैम डाई हैलाइड का क्या अर्थ है? बेटा, जैम डाई हैलाइड का अर्थ होता है अगर आपके पास कोई भी यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, और उस कार्बनिक यौगिक के एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन एटम या 2 ब्रोमीन एटम या 2 आयोडीन के एटम या फिर 2 फ्लोरीन के एटम यूज कर दिए जाएं, लगा दिए जाएं, तो ऐसे कंपाउंड को आप कहते हो जैम डाई हैलाइड। जैसे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, इससे और भी ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। देखो यहां पर मेरे पास एक फॉर्मूला है, देखो CH2Cl2, इसमें से क्या दिखाई दे रहा है कि कार्बन एक है और उसी कार्बन पर 2 हैलोजन के एटम लगे हुए हैं। तो अब जब कभी भी एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हैलोजन एटम कनेक्ट हो जाते हैं, बेटा ऐसे फॉर्मूले को कहते हैं जैम डाई हैलाइड। अभिक्रिया कराने के लिए इसको थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 में से देखो C को लिखो, H को यहां यूज करेंगे, और 2 Cl लिखे हैं तो Cl को यहां यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि तुम्हें अभिक्रिया लिखने में और उसको समझने में ज्यादा आसानी हो जाती है, और ज्यादा आसानी होने के कारण ही इसको ऐसा लिखा गया है। अब कहता है हमें जैम डाई हैलाइड को लेना, मैं ले आया, उसका क्या करवाना है? जल अपघटन। तो बेटा जल अपघटन इसका करवाना है KOH की उपस्थिति में या KOH के द्वारा। आप चाहे तो जल अपघटन है तो आप या तो ऊपर जल अपघटन लिख सकते हो, या आप अगर ऊपर AQ लिख देते हो तो उसका भी अर्थ है आपने पदार्थ का करवा रखा है जल अपघटन। अच्छा, KOH से विक्रिया होगी तो KOH के एक नहीं बल्कि 2 मॉलिक्यूल चाहिए आपको, KOH। अभिक्रिया का तरीका देख लेते हैं क्या है। क्या तुमको लग रहा है कि K को किससे अभिक्रिया करनी चाहिए? Cl से। तो K अभिक्रिया कर लेगा Cl के साथ, नीचे भी K अभिक्रिया कर लेगा Cl के साथ। अगर K Cl के साथ अभिक्रिया कर लेता तो सबसे पहले तो अलग हो जाएगा 2KCl। अच्छा देखो, देखते हैं बन कर क्या तैयार होता है। H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, ऊपर खाली जगह पर जुड़ जाएगा OH और नीचे की खाली जगह पर नीचे वाला OH। और इस बात को हमेशा याद रखना है, चाहे भैया कहीं नोट करके लिख भी लेना और चाहे ऐसे याद कर लेना, कि अगर कभी एक ही कार्बन परमाणु पर एक से ज्यादा OH लग जाता है, ऐसा यौगिक बिल्कुल भी स्थायी नहीं होता है, टिकाऊ नहीं होता है। मैं इसके नीचे लिख भी देता हूं, ऐसा यौगिक होता है अनस्टेबल। कभी भी एक ही कार्बन परमाणु पर एक से ज्यादा OH लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, जो कि बस 3 तक लगेगा, ऐसा कंपाउंड जो है बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। और स्थायी नहीं है तो वो स्वयं को अपने आप को अपघटित कर देगा, अपने आप को एक से अधिक भागों में खुद को तोड़ लेगा। और जब खुद को तोड़ लेगा तो देखो कैसे तोड़ेगा खुद को, इसका H और नीचे वाले का OH। और मैं ये भी लिख सकता था कि ऊपर वाले का OH तो नीचे वाले का H। अगर ये इसको ब्रेक कर देगा इस फॉर्म में तो H2O तो हो गया अलग, और देखो मेरे पास बचता क्या है? H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और बचेगा केवल कौन? O। क्या तुमको ये अंदाजा लग रहा है ये किसका फॉर्मूला है?
एसिटाल्डिहाइड का कि फॉर्मेल्डिहाइड का? फॉर्मेल्डिहाइड का। HCHO ही तो लिखा है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, जैम डाई हैलाइड में से एक और अभिक्रिया को, वैसे तो दो अभिक्रियाओं को अभी और देखेंगे, एक अभिक्रिया और CH3, ऐसे लिख लो ज्यादा ठीक रहता है, CH3 CHCl2। देखो ये भी एक फॉर्मूला लिखा है, ये भी जैम डाई हैलाइड ही है। इस कार्बन पर दो क्लोरीन एक साथ जुड़े हुए हैं, जैम डाई हैलाइड ये भी है। अब लिखने का तरीका कैसे कि CH3 को ऊपर लिखा, फिर C लिखा, और इस C पर पीछे की ओर लगा दिया H, CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर H पीछे, और साथ में सामने की ओर क्या लगा दिया, Cl2। बेटा आप समझ गए हो गया अभिक्रिया किससे करवानी है, KOH से। ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने एक बार NaOH इस्तेमाल कर लिया तो फिर आप NaOH पर अभिक्रिया को दिखा दीजिए, और KOH का इस्तेमाल किया है तो KOH पर अभिक्रिया को दिखा दीजिए। ऐसा ना कर लेना कि यहाँ KOH लिख दो और यहाँ फिर KCl की जगह पे NaCl लिखने लगो। ये ना कर लेना कि एक बार KOH ऊपर लिखो तो नीचे NaOH लिख देना। अगर NaOH पर अभिक्रिया करवानी है तो फिर दोनों जगह किसको लिखना है, NaOH को। KOH पर अभिक्रिया करवाओगे तो बेटा तरीका आप समझ चुके हो, KCl, और यहाँ पर भी बनकर तैयार होगा KCl। तो दो मॉलिक्यूल KCl के बनेंगे, और इसके बाद मेरे पास जो बचेगा उसको लिख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ऊपर की भी और OH और नीचे की भी और OH। अब देखोगे कि ये कंपोनेंट या जो कंपाउंड बनकर तैयार होता है ये तो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल कंपाउंड को कैसे सॉल्व करोगे, OH को लेकर अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, तो बनकर तैयार होगा H2O। अब देखो इसको क्या बचा है मेरे पास, CH3 CHO, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CHO, CH3 CHO, एसिटाल्डिहाइड कहते हैं इसको। एक लास्ट में इस पर एक और रिएक्शन लिखेंगे, एसिटाल्डिहाइड। देखो एक ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब पहले इस बात को चेक करते हैं क्या वास्तव में ये जैम डाई हैलाइड है कि नहीं है। हाँ, इसी कार्बन पर दो क्लोरीन लगे, है जैम डाई हैलाइड। और जैम डाई हैलाइड है तो इसकी अभिक्रिया एक बार फिर से KOH से, तो Cl अभिक्रिया कर लेगा K से, Cl अभिक्रिया कर लेगा K से। एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई गई है। बेटा बनकर क्या तैयार होगा, CH3 CH3। हाँ, इसको भी तो लिख ले, जो दो KCl बनकर तैयार हुए हैं, 2 KCl। और देखो ऊपर बॉन्ड Cl वाले खाली हो गए, तो ऊपर वाले खाली बॉन्ड की जगह पर OH, और जो दूसरा भी बॉन्ड खाली हुआ है उस पर भी OH। क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कंपाउंड आपको दिया गया है ये अनस्टेबल है, तो ये पदार्थ अपने अवयवों में ब्रेक हो जाएगा। अगर अपने अवयवों में ब्रेक होगा तो सबसे पहले निकालकर तैयार करेगा H2O को, इसके बाद CH3CO और लास्ट में ये CH3। आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं CH3CO CH3। इस प्रकार से आप तैयार करोगे एसीटोन को। तो बेटा इतने प्रकार से आप एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो। हालांकि अभी भी और कुछ भी विधियां हैं जिनसे आप और एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड या कीटोन को बना सकते हो, लेकिन इनको पढ़ेंगे फिर अगली क्लास पर।